ओके, वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग आप लोगों को याद होगा डिस्कस कर रहे थे एक चैप्टर ज्योग्राफी का जिसका नाम हमारे पास है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और मैं जल्दी से एक ब्रीफ रीकैप दे दूं कि एग्रीकल्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था। तो हम लोगों ने सिर्फ डेफिनेशन ही डिस्कस करी थी अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो हम लोग ज़रा उसको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, हमने जरा एग्रीकल्चर के चैप्टर में ये चीज देखी थी कि जब हम कहते हैं एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर इज डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स। ठीक है, कितने कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर दो कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। और हम जरा देखते हैं वो दो कंपोनेंट्स कौन से हैं, ठीक है। ओके। सो एग्रीकल्चर इज द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग का मतलब है क्रॉप्स को ग्रो करना। ठीक है, ये एग्रीकल्चर कहलाता है। इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ लैंड फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, तो क्रॉप्स ग्रो करने को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। एंड द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स को रेयर करना या एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाना, ताकि वो एनिमल्स तुम्हें क्या प्रोवाइड कर सके? फूड, वुल एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो मुझे डेफिनेशन से मुझे और तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। दो चीजों को एग्रीकल्चर कहा जाता है। एक चीज है क्रॉप फार्मिंग, क्रॉप्स ग्रो करने को एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज आपके पास क्या है? लाइव स्टॉक फार्मिंग। एनिमल्स को ब्रीड करने को भी एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है बेटा। क्लास 11 बजे तक चलेगी। ओके। सो एग्रीकल्चर आपके पास दो चीजों का नाम है। क्रॉप फार्मिंग, क्रॉप्स ग्रो करने को, वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, पल्सेस, मेज, मिलेट्स, टोबैको, टी, ये जितनी मैंने क्रॉप्स के नाम लिए इनको ग्रो करने को एग्रीकल्चर कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? लाइव स्टॉक फार्मिंग। लाइव स्टॉक फार्मिंग का मतलब क्या है? एनिमल्स को ब्रीड करना, उनकी रिप्रोडक्शन करवाना, उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना, ताकि वो तुम्हें मिल्क, मीट, बटर, वुल, लेदर प्रोवाइड कर सके। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं एग्रीकल्चर के। और जब हम इन दो कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे तो हम इन दोनों कंपोनेंट्स को बिल्कुल अलग अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप सबको ये बात समझ में आ गई है कि एग्रीकल्चर के दो कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट। ये बात सबको समझ में आ गई है? जल्दी से बता दो, मैं फिर स्टार्ट लूँ आगे। ओके बेटा, फिश फार्मिंग अलग है। फिश फार्मिंग अलग है, वो आपका एक अलग चैप्टर है ज्योग्राफी में। ठीक है, ओके। चलो अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको पहले स्टार्ट करवा रहा हूँ लाइव स्टॉक फार्मिंग से। किससे स्टार्ट करवा रहा हूँ? लाइव स्टॉक फार्मिंग से। लाइव स्टॉक फार्मिंग को एक और चीज बोलते हैं, पेस्टोरल फार्मिंग। ठीक है, पेस्टोरल फार्मिंग बोल लो या लाइव स्टॉक फार्मिंग बोल लो। आपका एग्जामिनर जो है वो लाइव स्टॉक फार्मिंग का वर्ड यूज करता है, ठीक है। लाइव स्टॉक फार्मिंग का वर्ड यूज करता है। ओके बेटा, इसको हम अभी, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री, ये प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। लेकिन ये आपका चैप्टर अलग से है, तो आप इसको अभी इंडस्ट्री से अलग रखो, ठीक है। इंडस्ट्री का चैप्टर बिल्कुल अलग हमने पढ़ा है, इस चैप्टर ये बिल्कुल अलग चैप्टर है। क्लियर हो गई ये बात? और मैंने उधर प्राइमरी इंडस्ट्री की डेफिनेशन में बताया था एग्रीकल्चर इज अ पार्ट ऑफ अ प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इंडस्ट्री के चैप्टर को अभी बिल्कुल अलग कर दो, ये बिल्कुल एक अलग चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो अभी सिर्फ इस पर फोकस करो। ओके। तो एग्रीकल्चर के दो कंपोनेंट्स, क्रॉप क्रॉप फार्मिंग और लाइव स्टॉक फार्मिंग। हम लोग कौन सा पहले डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं लाइव स्टॉक फार्मिंग, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं लाइव स्टॉक फार्मिंग क्या होता है और इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। लाइव स्टॉक फार्मिंग इज सिंपली द मैनेजमेंट एंड ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन करवाना एनिमल्स की, ताकि उनकी पॉपुलेशन बढ़ सके। सो लाइव स्टॉक फार्मिंग इज द मैनेजमेंट एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक
लाइव स्टॉक और फार्म एनिमल्स, कौन से एनिमल्स की ब्रीडिंग? डोमेस्टिक, लाइव स्टॉक और फार्म एनिमल्स, फॉर द पर्पज ऑफ obtaining their meat and products such as milk, egg, leather, wool, etc. सही है। तो लाइव स्टॉक फार्मिंग क्या है? लाइव स्टॉक फार्मिंग ये है कि आप एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाना, एनिमल्स की रिप्रोडक्शन करवाना, उनकी मैनेजमेंट करना, ताकि आप उनसे मीट, मिल्क, बटर, घी, ये सारी चीजें ऑब्टेन कर सकें। ठीक है। ओके। चलो अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से एनिमल्स की ब्रीडिंग होती है, कौन कौन से एनिमल्स की फार्मिंग होती है लाइव स्टॉक के सेक्टर में। कैटल, कैटल में क्या होते हैं? काउज एंड बुलॉक्स। ठीक है, काउ और बुल्स, उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है। दूसरा एनिमल कौन सा है? बफलो, शीप, गोट्स, कैमल, और लास्ट में आपको दिया हुआ है पोल्ट्री। पोल्ट्री अलग से डिस्कस होता है। पोल्ट्री में आपके पास आ जाती है चिकन, डक्स, हैन। ठीक है। तो आपके पास ये एनिमल्स हैं लाइव स्टॉक के जिनकी पाकिस्तान में ब्रीडिंग होती है, ताकि इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो और ह्यूमंस, हम लोग इनसे फायदा उठाएं, हम लोगों को मीट मिले, मिल्क मिले, बटर मिले, घी मिले, वुल मिले, लेदर मिले, एक्सेट्रा। ठीक है। इधर तक बात सबको समझ में आ गई है? जल्दी से बता दो, मैंने कोई मुश्किल बात यहां तक नहीं करी है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कैन वी मूव फॉरवर्ड? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और हम लोग जरा एडवांटेजेस पे आते हैं कि लाइव स्टॉक फार्मिंग के क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंस देखते हैं लाइव स्टॉक फार्मिंग की। ओके, तो लाइव स्टॉक फार्मिंग का पहला बेनिफिट क्या है वो हम जरा देखते हैं। एनिमल्स आर यूज्ड एज ड्रॉट पावर। ड्रॉट पावर का मतलब क्या होता है? ड्रॉट पावर का मतलब ये होता है कि ये आपको फार्मिंग प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। ड्रॉट पावर का मतलब क्या होता है? ये आपको फार्मिंग प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। किन प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं? प्लोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग, ट्रांसपोर्टेशन। इसी तरीके से इरिगेशन में हेल्प करते हैं, जैसे पर्शियन व्हील। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फार्म एनिमल्स हैं, ये जो लाइव स्टॉक एनिमल्स हैं, ये आपको फार्मिंग में हेल्प करते हैं, फार्मर्स को हेल्प करते हैं प्लोइंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, वीडिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रॉप्स एंड पीपल, और उसके साथ साथ इरिगेशन के लिए, पर्शियन व्हील के लिए हमें एनिमल्स की ज़रूरत पड़ती है। एक फ़ायदा ये हो गया। दूसरे फायदे पे आते हैं। नेचुरल फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं। नेचुरल फर्टिलाइजर, सही है। वो जो आपको पता है एनिमल का जो वेस्ट होता है, काउ वेस्ट, जो भी कैमल वेस्ट, गोट वेस्ट, जो भी एनिमल्स का वेस्ट होता है, वो नेचुरल फर्टिलाइजर होता है। और वो किस चीज के लिए यूज होता है? क्रॉप्स, क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज, एनिमल्स के वेस्ट से ना बायोगैस डेवलप होती है। एनिमल्स का जो वेस्ट होता है ना, उससे क्या डेवलप होती है? बायोगैस। और बायोगैस रूरल एरियाज में किस चीज के काम आती है? फॉर कुकिंग, हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में ना कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बायोगैस यूज होती है। और ये बायोगैस किससे डेवलप होती है? ये डेवलप होती है एनिमल वेस्ट से। ठीक है, एनिमल के वेस्ट से डेवलप होती है। अच्छा, चौथा फायदा क्या है लाइव स्टॉक फार्मिंग का? फूड सोर्स। फूड सोर्स, ठीक है। ये जो लाइव स्टॉक सेक्टर है, ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? ये आपको प्रोवाइड करता है मीट, मिल्क, घी, बटर, एग्स। मैंने इधर एक एग्जाम्पल दी हुई है।
6 मार्क के क्वेश्चन में अक्सर एग्जाम्पल्स आपसे पूछते हैं। पाकिस्तान इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। हम वर्ल्ड में मिल्क प्रोडक्शन में फोर्थ लार्जेस्ट हैं। और नंबर 1 पे कौन है? इंडिया है। तो इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट है मिल्क प्रोडक्शन में दुनिया भर में, और पाकिस्तान फोर्थ लार्जेस्ट है। ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग फर्दर पॉइंट्स पर आते हैं। लाइव स्टॉक सेक्टर ना आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है फॉर अदर इंडस्ट्रीज, फॉर अदर इंडस्ट्रीज। मिसाल के तौर पे वुल प्रोवाइड करता है। वुल किस इंडस्ट्री के काम आता है? जल्दी से बताओ, वुल से क्या बनती है? वुल से कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं? बेटा जरा जल्दी बताएंगे आप लोग प्लीज मुझे। वुल से कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं? जल्दी से मुझे जरा रिस्पॉन्ड करो प्लीज। या तो इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज हैं, या आप लोग मुझे सुन नहीं सकते। आप सब मुझे सुन सकते हैं प्रॉपरली? मुझे ज़रा जो है वो थम्स अप करके बता दें, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। आ रही है, ओके। अच्छा, सही है। तो हमारे पास वुल से क्या क्या बनते हैं यार? वुल से जो है स्वेटर्स बनते हैं, अभी सर्दियां चल रही हैं। स्वेटर्स बनते हैं, ब्लैंकेट्स बनते हैं, इजंट इट, है ना? जैकेट्स बनती हैं, बैग्स बनते हैं, वेरी गुड। कारपेट्स बनते हैं, तो वुल काम आता है। अच्छा, इसी तरीके से लेदर। लेदर से क्या बनता है ये हम जरा देख लेते हैं। लेदर से क्या क्या बनता है? लेदर से आपको पता है शूज बनते हैं, जैकेट्स बनती हैं, ग्लव्स बनते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें बनती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो लाइव स्टॉक सेक्टर है, ये हमें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है फॉर अदर इंडस्ट्रीज। ये भी इसका एक फायदा है। अच्छा, उसके बाद एक्सपोर्ट पोटेंशियल। पाकिस्तान बहुत सारे लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान मीट एक्सपोर्ट करता है, हम मीट एक्सपोर्ट करते हैं। हम लेदर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, हम लेदर जैकेट्स एक्सपोर्ट करते हैं। हम बेल्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, हम ग्लव्स एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्स गुड्स हैं, वो भी लेदर से बनते हैं, जैसे फुटबॉल्स हैं, हम वो एक्सपोर्ट करते हैं। सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इससे पाकिस्तान में क्या आते हैं? डॉलर्स। मैंने यहाँ पे आपको साइड बाय साइड एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। पाकिस्तान इज द फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ लेदर प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। हम लेदर गुड्स एक्सपोर्ट करने में दुनिया में किस नंबर पे आते हैं? फोर्थ लार्जेस्ट हैं। तो देखो, ये एग्जांपल्स तुम्हें पता होनी चाहिए। मिल्क प्रोडक्शन में हम फोर्थ लार्जेस्ट हैं। लेदर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने में भी हम फोर्थ लार्जेस्ट हैं। ओके। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूट्स 11% टू द जीडीपी। लाइव स्टॉक का जो सेक्टर है वो आपकी इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करता है? 11% कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, ये स्लाइड जो है ना, ये पुरानी बनी हुई है, तो आप इसकी कंट्रीब्यूशन जीडीपी में देख लेना कितनी है अभी, क्योंकि ये स्लाइड जो है ना, ये 4-5 साल पुरानी है। चलो अभी हम देख लेते हैं अभी पाकिस्तान की लाइव स्टॉक की कंट्रीब्यूशन कितनी है जीडीपी में। 1 मिनट आप लोग मुझे दिएगा। 1 मिनट आप लोग ज़रा मुझे दिएगा प्लीज़, मैं बस इसकी कंट्रीब्यूशन देख लूं। और ओके, तो ये कंट्रीब्यूशन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है अब। ये ज़रा स्लाइड, ये मैं इसको कट कर रहा हूँ और मैं कंट्रीब्यूशन आगे लिख रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द डॉन न्यूज़ 23.5% कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो आपको जो है ना लेटेस्ट फिगर्स पता होनी चाहिए। तो लाइव स्टॉक की इस वक्त जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी में वो 23.5% है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद लाइव स्टॉक सेक्टर के और क्या फायदे हैं ये भी हम जरा देख लेते हैं। सोर्स ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, डेयरी फार्म्स में लोग जॉब्स कर रहे होते हैं। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, लोगों को जॉब्स मिलती हैं कहाँ पे? शू कारपेट फैक्ट्रीज के अंदर। तो लाइव स्टॉक का सेक्टर जो है ये बहुत ज़्यादा जो है, ये जॉब्स भी क्रिएट कर रहा है। एंड आई एम क्वाइट सरप्राइज, मैंने अभी लेटेस्ट फिगर्स नहीं देखी हुई थी, क्योंकि ये स्लाइड जो है ये 4-5 साल पुरानी बनी हुई है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि लाइव स्टॉक का सेक्टर जो है पाकिस्तान में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है यार। मतलब कोई 5-6 साल पहले 11% तक कंट्रीब्यूशन आपकी इकोनॉमी में,
और अब 23.5% कॉन्ट्रीब्यूशन है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। ठीक है। ओके, तो ये फायदे हैं लाइव स्टॉक सेक्टर के पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, कि ये आपको फार्मिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करता है, बायोगैस प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। हम लाइव स्टॉक के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके डॉलर्स कमाते हैं, हमारी इकोनॉमी में 23.5% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। और लाइव स्टॉक फार्मिंग जो है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। यहाँ तक आप सबको बात समझ में आ रही है? मैं क्विकली आगे बढ़ जाऊं? ओके, चलो हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं, और तुम लोग जल्दी से एक काम ये करो कि तुम लोग क्विकली ना ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। ये स्क्रीनशॉट ले लो फर्स्ट स्लाइड का। ठीक है, ताकि आप लोग इसको घर पे प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर सको। हम लोग जल्दी से आगे बढ़े। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस ऑफ द लाइव स्टॉक सेक्टर। पाकिस्तान के लाइव स्टॉक सेक्टर के चैलेंजेस क्या क्या हैं, वो हम जरा पहला चैलेंज देखते हैं। पाकिस्तान में ना एनिमल्स के लिए ग्रेजिंग ग्राउंड कम होते जा रहे हैं। व्हाट इज अ ग्रेजिंग ग्राउंड? ग्रेजिंग ग्राउंड किसको कहते हैं, जल्दी से बताओ। व्हाट इज अ ग्रेजिंग ग्राउंड? कोई आंसर करेगा? ग्रेजिंग ग्राउंड्स क्या होते हैं? वेरी गुड, अ प्लेस वेयर एनिमल्स ईट ग्रास। वो प्लेसेस जहाँ पे एनिमल्स ग्रास होती है, और वहाँ पे एनिमल्स ग्रेस करते हैं, अपना फॉडर या अपना खाना खाते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में ग्रेजिंग ग्राउंड्स क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। क्यों कम होते जा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में ग्रेजिंग ग्राउंड्स कम होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। आपको पता है हमारे जो विलेजेस हैं, या जो हमारे गांव देहात हैं, उनमें भी अब डेवलपमेंट हो रही है। रोड्स बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, गांव देहात के अंदर भी आपको पता है स्कूल्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, छोटे छोटे। ठीक है, नॉट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो ज़मीनें जो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होती थी, अब वहाँ पे छोटी मोटी कोई मिल्स, शुगर मिल्स बन गई हैं। ठीक है, या फिर वहाँ पर जो है स्कूल्स बन गए हैं, वहाँ पे छोटी मोटी रोड बन गई है, या वहाँ पे थोड़े बहुत घर बन गए हैं। तो इसकी वजह से ना एनिमल्स के लिए जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे ना, वो कम होते जा रहे हैं। सही है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एनिमल्स के लिए खाने की प्लेसेस, जहाँ पे वो चारा खाते हैं, ग्रेस करते हैं, वो प्लेसेस कम होती जा रही हैं। हाँ, लैक ऑफ सपोर्टिंग फैसिलिटीज, वो कौन सी सपोर्टिंग फैसिलिटीज, वो हम जरा देखते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से पॉइंट एक्सप्लेन करना होगा। अच्छा, दूसरी बात, लैक ऑफ वैक्सीनेशन फैसिलिटीज। पाकिस्तान में एनिमल्स के लिए वैक्सीनेशन फैसिलिटीज नहीं है। एंड वेटरनरी हॉस्पिटल्स, हमारे पास एनिमल्स के लिए हॉस्पिटल्स नहीं है, प्रॉपर हॉस्पिटल्स नहीं है जहाँ पे एनिमल्स का इलाज हो सके। एनिमल्स के लिए वैक्सीनेशन फैसिलिटीज नहीं है। और आपको पता है इसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, हमारे बहुत सारे एनिमल्स मर जाते हैं, क्योंकि उनकी वैक्सीनेशंस नहीं हो पाती। खास तौर पे विलेजेस के अंदर, जो छोटे लेवल पे लाइव स्टॉक फार्मिंग है, वहाँ पे वैक्सीनेशंस नहीं होती। सही है। ओके, तीसरी बात पे हम आते हैं। गैप इन प्राइसेस ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। आपको पता है अब ये भी एक प्रॉब्लम है ना, जो शहर के लोग हैं, हम कराची में रहते हैं, तो हमें एनिमल्स महंगे मिलते हैं, हमें मिल्क महंगा मिलता है, हमें मीट महंगा मिलता है। जो विलेजेस के लोग हैं उनको मिल्क, मीट और एनिमल सस्ते मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको पता है उनके पास जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, वहाँ पे उनके लिए खाना फ्री है। एनिमल्स के लिए उनको फॉडर खरीदना नहीं पड़ता। और आप देखते हो बकरीद में जब हम लोग एनिमल्स लेकर आते हैं, तो हमें उसके लिए फॉडर खरीदना पड़ता है। तो सिटीज़ में एनिमल्स को रखने का खर्चा ज़्यादा है, विलेजेस में एनिमल्स को रखने का खर्चा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर उनके पास पानी भी है, उनके पास ग्रेजिंग ग्राउंड्स भी हैं, एग्रीकल्चरल लैंड्स भी हैं। तो वहाँ पे एनिमल सस्ते होते हैं, मिल्क सस्ता होता है, मीट सस्ता होता है। और सिटीज़ में ये चीज़ें महंगी होती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और मैं पहले आ रहा हूँ।
इस पॉइंट पे हाई प्राइसेस ऑफ एनिमल फीड, हमारे यहाँ एनिमल जो फीड है सिटीज में उसके प्राइसेस ज्यादा हैं, डिफिकल्ट टू कीप इन सिटीज नियर देयर मार्केट। सिटीज में एनिमल्स को पालना बहुत मुश्किल है। अच्छा मुझे तुम लोग जरा एक बात ये सोच के बताओ, सिटीज में एक प्रॉब्लम तो ये है कि एनिमल फीड के प्राइसेस ज्यादा हैं, एक और क्या प्रॉब्लम है सिटीज में एनिमल्स को रखना क्यों मुश्किल है, क्या एक और प्रॉब्लम है? लेस स्पेस, वेरी गुड सर, हमारे पास जमीन ही नहीं है एनिमल्स को रखने के लिए। आप अपने घर में एनिमल्स कहाँ रखोगे, आपके पास स्पेस ही नहीं है। सही है। सो इसका मतलब ये है कि हाई प्राइसेस ऑफ एनिमल फीड, एक तो एनिमल ग्रेजिंग ग्राउंड्स नहीं है बिल्कुल। आपको पता है कराची में इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन की वजह से खाली ज़मीन है ही नहीं, जो यहाँ पर बचे कुचे फॉरेस्ट थे जहाँ पे एनिमल्स ग्रेस कर सकते थे वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं, और ख़त्म हो गए हैं तकरीबन। ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, और सैनिटेशन के इश्यूज हैं एनिमल्स के लिए। तो हमारे यहाँ सिटीज़ में मसले हैं। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ, पुअर ड्रेनेज, वेस्ट डिस्पोजल लीडिंग टू डिजीजेज इन एनिमल्स। अच्छा हमारे यहाँ एनिमल्स की ना हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। और आपको पता है एज अ नेशन हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, हम लोग अपने एरियाज को साफ सुथरा नहीं रखते। इसी तरीके से जिन लोगों ने अपने पास एनिमल्स रखे हुए हैं वो एनिमल्स की हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। अब आपको पता है कि एनिमल्स का वेस्ट है तो उसको टाइमली क्या करना चाहिए, क्लीन, है ना, एनिमल्स का वेस्ट है, उसको टाइमली फार्म्स में क्या करना चाहिए, क्लीन। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एनिमल्स के वेस्ट को टाइमली क्लीन नहीं किया जाता, जिससे एनिमल्स में डिजीजेस स्प्रेड होती हैं। ठीक है, तो पुअर ड्रेनेज, वेस्ट डिस्पोजल, जिसकी वजह से क्या होता है एनिमल्स में डिजीजेस स्प्रेड होती हैं। ठीक है। अच्छा उसके बाद आते हैं लैक ऑफ पैकेजिंग फैसिलिटीज, मॉडर्नाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। अब हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ आज भी तुम लोग मुझे जरा एक बात सोच के बताना, हमारे ज्यादातर लोग आज भी खुला हुआ दूध खरीदते हैं या टेट्रा पैक का खरीदते हैं, आप लोग जरा मुझे सोच के बताइए। हमारे यहाँ आज भी लोग खुला हुआ दूध ज्यादा खरीदते हैं, इजंट इट, ऐसा ही है ना? और अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में जाओगे, आप डेवलप्ड कंट्रीज में जाओ या इनफैक्ट आप मिडिल ईस्ट में चले जाओ, तो वहां पर आपको खुला हुआ दूध नहीं मिलेगा। ठीक है, वहां पर आपको पैक्ड मिलेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है, लैक ऑफ पैकेजिंग फैसिलिटीज। हमारे यहाँ आज भी वही पुराने तरीके चल रहे हैं, लैक ऑफ पैकेजिंग फैसिलिटीज नहीं है हमारे पास। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल के इशू हैं। सही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग अपना मिल्क, अपना बटर, अपना चीज, घी इतना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, हमारे यहाँ पैकेजिंग फैसिलिटीज नहीं है, लेटेस्ट मशीन्स नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल के इश्यूज हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान नॉट एक्सपोर्टिंग बल्क ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स सच एज चीज, मिल्क पाउडर, बटर, फ्रोजन मीट एक्सेट्रा। तो हम लोग इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हम लोग अपने ये प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। ठीक है। आपको पता, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब हमारे यहाँ लाइव स्टॉक के सेक्टर में बहुत इन्वेस्टमेंट आ रही है। आप लोग मुझे कुछ ब्रांड्स के नाम बता सकते हो जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं पाकिस्तान में, और कुछ मुझे ब्रांड्स के नाम बताओ पाकिस्तान में जो चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप लोग सोच के बता सकते हो। ऑलपर्स, वेरी गुड, ऑलपर्स हमारे एक brand है। और कोई ब्रांड आप लोग जिसका नाम बता सकते हैं? मिल्क फीड्स है, वेरी गुड। हैप्पी काउ हमारा नहीं है ये, हैप्पी काउ ऑस्ट्रियन ब्रांड है। ठीक है। ओके, तो हमारे पास कुछ ब्रांड्स हैं जो हमारे अपने लोकल ब्रांड्स हैं, जिसमें आपको पता है ऑलपर्स इज वन ऑफ देम। ठीक है, डे फ्रेश है हमारे पास, मल्टीपल हमारे पास हलीब है, मल्टीपल ब्रांड्स हैं हमारे पास जो अब मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप चीज़ देखो तो चीज़ में हमारे पास एक ब्रांड है जो, एक तो नूरपुर की भी चीज़ आना शुरू हो गई है, और एक हमारे पास ब्रांड है एडम्स। ठीक है, तो वो भी लोकल ब्रांड है हमारे पास, जिसकी मोज़रेला और चेडर चीज़ आती है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे यहाँ भी लाइव स्टॉक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ रही है। अच्छा आप लोग मुझे पाकिस्तान के फ्रोजन फूड के ब्रांड्स के नाम बता सकते हो जल्दी से ज़रा, फ्रोजन फूड के ब्रांड्स? सबरोसो है, वेरी गुड, और हमारे पास मनोसल्वा है, वेरी गुड, के एन एन्स है। हाँ जबरदस्त। तो हमारे पास ना अब इस सेक्टर में ना इन्वेस्टमेंट आती जा रही है।
लेकिन अभी भी हम लोग दुनिया के और मुल्कों से पीछे हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करा। अब पैकेजिंग फैसिलिटीज़ का मसला है, क्वालिटी इंस्पेक्शन का मसला है, मॉडर्नाइजेशन का मसला है, जिसकी वजह से अभी भी हम दुनिया के कुछ कंट्रीज से पीछे हैं, हालांकि हमें आगे होना चाहिए। अच्छा, फिर हमारे यहाँ एक और मसला है, और वो मसला क्या है? हमारे यहाँ जो एनिमल की डाइट है ना, वो अच्छी नहीं है पाकिस्तान में। एनिमल्स की डाइट अच्छी नहीं है, न्यूट्रिशियस नहीं है, जिसकी वजह से होता क्या है, अब जरा देखना। हमारा जो एक एनिमल है ना, एक एनिमल वो ऑन एवरेज 6 to 8 लीटर्स पर डे मिल्क प्रोड्यूस करता है। एक एनिमल की बात हो रही है, एवरेज। हमारे यहाँ कुछ ऐसी भी ब्रीड्स हैं जो दिन में 15 से 20 किलो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। सही है, बफलो की और काऊ की कुछ ब्रीड्स हमारे पास अच्छी ब्रीड्स हैं। लेकिन इधर हम एवरेज की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में जो मिल्क यील्ड है पर एनिमल वो कम है, 6 to 8 लीटर्स पर डे। अगर आप इसको कंपेयर करो ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया में एक एनिमल की जो यील्ड है, जो आउटपुट है, वो कितना है? 25 to 40 लीटर्स पर डे। मतलब हमारे एनिमल से 4 टाइम्स ज्यादा। हमारा एक हमारे 4 एनिमल्स, इस एग्जाम्पल को यूं समझो, हमारी 4 काओ जितना मिल्क प्रोड्यूस कर रही हैं, ऑस्ट्रेलिया की एक काओ उतना मिल्क प्रोड्यूस कर रही है। ऑस्ट्रेलिया की 1 काओ इज इक्वल टू पाकिस्तान की 4 काउस। इतना फर्क है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ एनिमल्स की वैक्सीनेशंस का ख्याल नहीं रखा जाता, हमारे एनिमल्स हेल्दी नहीं है। उनकी डाइट जो है वो पुअर है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ रही है? जल्दी से मुझे ज़रा बता दो। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स आर हेल्दी, जेनेटिकली वो ज़्यादा स्ट्रांग हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, ये तो हो गए, हमने चैलेंजेस पढ़ लिए। सही, ये हमने चैलेंजेस पढ़ लिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और बस मैं रैप अप कर रहा हूँ क्लास को। हम लोग लाइव स्टॉक को इंशाल्लाह रैप अप करेंगे। हाँ, इसके कुछ पास पेपर के सवालात हैं जिनमें आपको कुछ दूसरी चीज़ें नज़र आएंगी, तो वो इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी हम लोग ज़रा देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो लाइव स्टॉक सेक्टर को इम्प्रूव कैसे कर सकता है। हाउ कैन पाकिस्तान इम्प्रूव लाइव स्टॉक सेक्टर? ओके, तो हम ज़रा देखते हैं कि पाकिस्तान लाइव स्टॉक सेक्टर को कैसे इम्प्रूव कर सकता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट इस सेक्टर के अंदर लोन्स प्रोवाइड करे, इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करे। ठीक है, ताकि उससे लोग क्या खरीद सकें? मशीन्स। मशीन्स खरीद सकें, ठीक है। और चीप फॉडर होना चाहिए। फॉडर क्या होता है? चारा। तो ये जो फॉडर है ये सस्ता होना चाहिए। ठीक है, सबसे सब्सिडाइज्ड फॉडर। तो गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए, गवर्नमेंट को लोन्स देने चाहिए, मशीन्स प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग होनी चाहिए, क्रॉस ब्रीडिंग। और पाकिस्तान में क्रॉस ब्रीडिंग होती भी है। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि एक एनिमल पाकिस्तान का आप उसको ब्रीड करवा दो विद ऑस्ट्रेलियन एनिमल। ठीक है, मेल फॉर एग्जांपल, मेल एनिमल ऑस्ट्रेलिया का, फीमेल एनिमल पाकिस्तान की, इस तरीके से ये क्रॉस ब्रीडिंग होती है। अच्छा, क्रॉस ब्रीडिंग का फायदा क्या होता है? उससे जो न्यू एनिमल ऑफ स्प्रिंग आती है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर होती है, बेटर एनिमल्स आते हैं। जो नया एनिमल पैदा होता है
वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है। तो क्रॉस ब्रीडिंग होनी चाहिए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में क्रॉस ब्रीडिंग होती भी है। मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। पाकिस्तान में ना जो ज़्यादा क्रॉस ब्रीडिंग होती है वो किन एनिमल्स के साथ होती है, ये आप ज़रा देख लीजिएगा। क्रॉस ब्रीडिंग में हमारी यहाँ ऑस्ट्रेलियन एनिमल के साथ होती है, अमेरिकन एनिमल के साथ होती है, और इसी तरीके से ब्राजील के एनिमल के साथ पाकिस्तान के एनिमल्स को ब्रीड करवाया जाता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन और ब्राजीलियन एनिमल्स जो हैं ये ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं। तो हमारे एनिमल्स को उन एनिमल्स के साथ ब्रीड करवाया जाता है फॉर बेटर एनिमल्स, ताकि मोर प्रोडक्टिव एनिमल्स आ सके, ज़्यादा प्रोडक्टिव एनिमल्स आ सके, वो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करें, वो ज़्यादा मीट प्रोड्यूस करें। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़, बेटर फीड। फीड क्या होनी चाहिए? न्यूट्रिशियस होनी चाहिए। न्यूट्रिशियस डाइट एनिमल्स को देनी चाहिए फॉर स्ट्रोंगर बिगर एनिमल्स। ठीक है। ये तीन बातें हो गई। चौथी बात पर आते हैं। ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान लाइव स्टॉक सेक्टर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मोर ग्रेजिंग लैंड, गवर्नमेंट को चाहिए ग्रेजिंग लैंड इंक्रीज करे, जहां पर एनिमल्स खाना खाते हैं। कैसे इंक्रीज कर सकती है? इरिगेशन के थ्रू। कोई बंजर जमीन है, बैरन लैंड है, वहां तक पानी पहुंचा दे। जब आप गवर्नमेंट वहां पे पानी पहुंचा देगी तो वहां पे क्या होगा? क्रॉप ग्रो होना शुरू हो जाएगी, एनिमल्स का फॉडर ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इससे ग्रेजिंग लैंड इंक्रीज होगा। ड्रेनेज, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करे गवर्नमेंट। ठीक है, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेगी तो क्रॉप्स का आउटपुट क्या होगा? ज़्यादा होगा। फर्टिलाइजर को यूज़ करने से क्रॉप्स का आउटपुट क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इससे एनिमल्स के लिए ग्रेजिंग ग्राउंड होगा। जितना ज़्यादा ग्रेजिंग ग्राउंड होगा, ठीक है, उस उतना ही ज़्यादा एनिमल्स को डाइट अच्छी मिलेगी। जितनी अच्छी डाइट मिलेगी उतना एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है। कंट्रोल ऑफ डिजीजेस, गवर्नमेंट डिजीजेस को कैसे कंट्रोल कर सकती है? थ्रू रिसर्च। डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए, ब्रीडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से एनिमल्स को अच्छी फीड देनी चाहिए। और इसी तरीके से, इसी पॉइंट को रिलेट कर लो, पाकिस्तान में वैक्सीनेशन फैसिलिटीज इंप्रूव होनी चाहिए। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर्स होने चाहिए। अच्छा, मैं आपको इधर एक बात और बताऊं। इस मामले में ना पंजाब की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम करती है। आपको पता है पंजाब गवर्नमेंट ना एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सिंध गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के लिए कुछ बहुत ज़्यादा खास काम नहीं करती। पंजाब में आपको ये प्रॉपर चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है। वैक्सीनेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पे टू सर्टेन एक्सटेंट अवेलेबल हैं। सही है, ताकि एनिमल्स की हेल्थ क्या हो सके? इम्प्रूव हो सके। तो वैक्सीनेशन हो, मोर मेडिसिन, मोर वेट्स टू ट्रीट एनिमल्स, एनिमल्स के लिए हॉस्पिटल्स होने चाहिए, एनिमल्स के लिए मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ट्रेनिंग ऑफ लेबर। भाई लेबर को क्यों ट्रेन करना चाहिए? लेबर को क्यों ट्रेन करना जरूरी है? जल्दी से मुझे बताओ, लेबर की ट्रेनिंग से हमारा लाइव स्टॉक सेक्टर कैसे इंप्रूव होगा? सर, जब एक ट्रेंड ट्रेंड लेबर अवेलेबल होगी तो उसको पता होगा कि एनिमल को अगर कोई डिजीज है तो कौन सी मेडिसिन देनी है। सर, अगर लेबर ट्रेंड होगा तो उसको पता होगा कि एनिमल की डाइट का ख्याल कैसे रखना है। सर, अगर लेबर ट्रेंड होगा तो वो एनिमल की हाइजीन का ख्याल रखेगा। तो ट्रेंड लेबर जो है वो एनिमल्स की हाइजीन का ख्याल रखेगा, एनिमल की हेल्थ का ख्याल रखेगा। सही है। इसी तरीके से एनिमल की डाइट का ख्याल रखेगा। सही है। तो ट्रेंड लेबर अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद हम अपने लाइव स्टॉक सेक्टर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल, हाइजीन केयर, इंप्रूव लिविंग कंडीशंस, एनिमल्स की जो लिविंग कंडीशंस हैं उसको इंप्रूव करना चाहिए। प्रॉपर वेस्ट ड्रेनेज, एनिमल्स का जो वेस्ट है उसको फौरन क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए। और हम अपने लाइव स्टॉक सेक्टर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? मैकेनाइजेशन, मिल्किंग मशीन्स फॉर हाइजीन एंड स्पीड। पाकिस्तान में आज भी आपको पता है एनिमल से जो मिल्क निकाला जाता है वो हाथों से निकाला जाता है। जो हमारे पास वहाँ पे वर्कर्स होते हैं वो हाथों से निकालते हैं। जो हमारे डेयरी फार्म्स हैं
जो बहुत बड़े डेयरी फार्म्स नहीं है, उनमें हाथों से मिल्किंग होती है। अच्छा, हाथों से मिल्किंग का नुकसान क्या होता है? मिल्क में बैक्टीरियाज जा सकते हैं, ऐसा ही है ना? दुनिया भर में क्या होता है, या पाकिस्तान के कमर्शियल फार्म्स में क्या होता है, मशीन्स यूज होती हैं मिल्किंग के लिए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि मिल्किंग के लिए मशीन्स इंट्रोड्यूस करे हर फार्म के अंदर। जब मिल्किंग मशीन्स के थ्रू होगी तो उससे जो मिल्क है या उससे जो आपका मीट है वो हाइजेनिक होगा। ठीक है, उसके अंदर बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, उसके अंदर डिजीजेस नहीं होंगी। और जितना काम हाथों से होगा उतना ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होंगी, इजंट इट? तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे यहाँ डेयरी फार्मिंग के अंदर, हमारे यहाँ लाइव स्टॉक फार्मिंग के अंदर मशीन्स इंट्रोड्यूस करें, ताकि उससे काम स्पीडी हो, तेजी से काम हो, और उसमें बैक्टीरियाज ना हो, अनहाइजेनिक कोई चीज ना हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन इम्प्रूव लाइव स्टॉक सेक्टर। अच्छा, ये कुछ पास्ट पेपर के सवाल हैं, ये आप लोग घर में करने की कोशिश करना। मैं इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास रखूंगा आप लोगों की वेडनेसडे को, उसमें मैं जो है लाइव स्टॉक का एक पास पेपर का सवाल करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्रॉप फार्मिंग शुरू कर देंगे। इस वीक इंशाल्लाह हमारी 4 क्लासेस होंगी। हमारी नेक्स्ट क्लास भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगी, और उसके बाद जो नेक्स्ट 2 क्लासेस होंगी वो हमारी हिस्ट्री की होंगी। हम लोग वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।